हेलो। हम लोग कल पढ़े हुए थे मोलारिटी और आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं उसके अगले जो टर्म है नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मलिटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको हम लोग सामान्यता कहते हैं। सामान्यता जिसको कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या है, नॉर्मलिटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी के लिए होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। 1 लीटर विलियन के 1 लीटर विलियन के आयतन में घुले विलेय के समतुल्य की संख्या, घुले विलेय के समतुल्य की संख्या, समतुल्य के संख्या को नॉर्मलिटी अर्थात सामान्यता कहते हैं। सामान्यता कहते हैं। तो हम लोग मोलारिटी में पढ़े हुए थे कि 1 लीटर विलियन के आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हम लोग उसमें पढ़े हुए थे मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और यहाँ पर है समतुल्य की संख्या। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ चेंज हम लोग का पीछे जो था उसमें था, यानी कि मोलों की संख्या था और यहाँ पर जो है समतुल्य की संख्या, यहाँ पर समतुल्य की संख्या और यहाँ पर जो है समतुल्य की संख्या। तो अब हम लोग इसका मैथमेटिकल सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पर n = हो जाएगा, ऊपर जो था उसमें यानी कि विलेय के, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर विलेय के समतुल्य की संख्या, विलेय के समतुल्य के संख्या बटा ऊपर और नीचे हो जाएगा विलियन के आयतन लीटर में। यहाँ पर हो जाएगा विलियन का आयतन इन लीटर में होगा। तब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय के समतुल्य की संख्या, तो इसको इक्विवेलेंट इक्यू से ले लेते हैं, और विलियन का जो आयतन है इसको हम VL से लिखेंगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट विलेय के समतुल्य की संख्या अर्थात इक्विवेलेंट = फार्मूला होता है। यहाँ पर इक्विवेलेंट अर्थात अगर विलेय की समतुल्य की संख्या निकालना है, इसके लिए विलेय की समतुल्य की संख्या बराबर, तो इसके लिए सूत्र होता है वेट बाई इक्विवेलेंट मास। जहाँ पर ये हो गया वेट अर्थात द्रव्यमान, इसको भार कहेंगे, अब बटा इक्विवेलेंट मास अर्थात इक्विवेलेंट द्रव्यमान। तो यहाँ पर इसको हम लोग यानी EQ बराबर हो गया W/EM। यहाँ पे EM बराबर हो गया इक्विवेलेंट मास अर्थात समतुल्य द्रव्यमान। तो यहाँ पर इस सूत्र को EQ की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n = यहाँ पर हो जाएगा EQ की जगह पे ये रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा W, नीचे हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इंटू VL।
तो ये हो गया n इक्वल टू इतना हम लोगों का वैल्यू हो गया। तब यहाँ पर n नॉर्मलिटी बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोगों का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बराबर सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान अर्थात मोलर मास आणविक द्रव्यमान बटा n फैक्टर होता है, n फैक्टर, जिसको हम लोग n फैक्टर को n गुणांक भी बोलते हैं, n गुणांक भी बोलते हैं इसको n फैक्टर। तो यहाँ पे m हो गया जो हमारा मोलिक्यूलर मास हो गया, और ये हो गया n फैक्टर अर्थात n गुना का मोलिकुलर मास जानवे करते हैं, आणविक द्रव्यमान को कहते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलिकुलर मास बाई n फैक्टर n गुणांक। तब यहाँ पर यानी कि इसके लिए हो गया m नॉट बाई n फैक्टर, n फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट मास का यहाँ पर हम फार्मूला रखते हैं m बाई n फैक्टर, तब ये हो जाएगा, यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा W रहेगा ऊपर। अब यहाँ पर EM के जगह पे MO बाई n फैक्टर रखेंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा m नॉट इंटू VL, और ये जो है n फैक्टर ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर n फैक्टर, n फैक्टर। तो ये यहाँ पर ये आ गया। तब ये हो गया नॉर्मलिटी का सूत्र, यानी W हो गया वेट इंटू n फैक्टर बाई मोलिकुलर मास इंटू लीटर में हो गया वॉल्यूम आयतन, अर्थात नॉर्मलिटी बराबर हो गया यहाँ पर V लिया का भार हो गया इंटू n फैक्टर अर्थात n गुणांक बाई एमओ मोलिकुलर मास अर्थात आणविक द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन लीटर में हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी के लिए ये सूत्र हो गया यहाँ पर। और इसके लिए हम लोग अब यहाँ पर जो है इसमें जो दिया है इक्विवेलेंट मास को भी हम लोग निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट मास के लिए भी यहाँ पर सूत्र हो गया, इक्विवेलेंट के लिए यानी समतुल्य के लिए विलिय की अगर समतुल्य निकालना हो, विलिय का इक्विवेलेंट नंबर निकालना हो तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र हो गया। इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र हो गया। अब यहाँ पे है कि n फैक्टर को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, n फैक्टर है क्या, तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर n फैक्टर को कि n फैक्टर क्या है। तो n फैक्टर डिपेंड करता है यानी उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा यानी कि कंपाउंड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे ऐसा होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, साल्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिडॉक्सिंग एजेंट होते हैं, ये सब के ऊपर ये डिपेंड करता है n फैक्टर। तो अब हम लोग सीखेंगे n फैक्टर का कैलकुलेशन, n फैक्टर को कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आगे देखते हैं n फैक्टर के कैलकुलेशन। तब अब यहाँ पर है कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, तो ये बोले पहले यानी कि ये डिपेंड करता है सबके ऊपर। तो यहाँ पर फर्स्ट केस ले लेते हैं, इन द केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ले लेते हैं इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है। यहाँ पे इन द केस ऑफ एसिड, अभी एसिड कौन चीज़ होना चाहिए, तो सॉल्यूट अर्थात विलिय होना चाहिए हमारा, कौन चीज़ एसिड होना चाहिए, विलिय अगर एसिड हो तब उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे यानी कि किसी विलियन बनाए, उस विलियन में यानी जिस चीज़ को घोल रहे हैं जिसकी मात्रा कम है वह एसिड हो, जिसकी मात्रा कम है वह एसिड होना चाहिए, तो वह एसिड होना चाहिए। तो उस केस में हम n फैक्टर कैसे निकालेंगे एसिड के केस में, तो इसके लिए होता है जलीय विलयन में दिए गए हाइड्रोजन आयन की संख्या को ही n फैक्टर कहते हैं। जब उसको किसी जलीय विलयन में घोलेंगे, जलीय विलयन
में दिए गए हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या, यानी कि जब एसिड होगा सॉल्यूट, जब उसको हम किसी के साथ घोलेंगे, जलीय विलयन में जब घोलेंगे, तो जितना हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या प्रदान करेगा वही हमारा क्या होगा, एन फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग एक दो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं HCl। HCl क्या है, ये एक एसिड है। HCl एक एसिड है। जब इसको हम घोलेंगे, किसी के साथ घोलेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस देता है, हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस देता है। तो हमें एन फैक्टर देखना है, तो इसमें देखना है हाइड्रोजन प्लस आयन कितना दिया है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारा 1 हो गया। तो इसमें एन फैक्टर की संख्या कितना हो गया, हमारा 1 हो गया। अब इसी तरह से जैसे आगे ले लेते हैं 2 नंबर में H2SO4 के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। तो H2SO4 ले लेते हैं, तो अगर ये इस तरीके से टूटता है 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन में, तो यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कितना संख्या है, कितने हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन आया है, तो यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर हो गया हमारा 2 हो गया एन फैक्टर। तो यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना यानी कि हाइड्रोजन की संख्या हो एन फैक्टर उतना ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे H2SO4 को हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं हम लोग, फिर से इसको ले लेते हैं H2SO4 को। अगर ये इस तरीके से अगर टूटता है H प्लस HSO4 माइनस आयन में, अगर ये इस प्रकार से टूटता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मगर यहाँ पर H प्लस 1 में टूटा, हाइड्रोजन आयन के रूप में 1 टूटा, तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है यहाँ पर हमारा कितना होगा, 1। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे टूट रहा है, उसके ऊपर से हम यहाँ पर उसके अनुसार से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। अगर एसिड होगा तो उसमें देखेंगे हाइड्रोजन आयन कितना प्रदान कर रहा है, उसी के अनुसार से हम लोग उसका एन फैक्टर निकालेंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर CH3COOH है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी, 3 1 4 हो जाएगी, 3 1 4 हो जाता है। तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, जब ये टूटेगा तो ये कैसे टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन के रूप में टूटता है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या यहाँ पर कितना हो गया, n हो गया। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर हमारा 1 हो गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जितना हाइड्रोजन हो एन फैक्टर उतना ही हो, हम लोग ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो वो था एसिड के लिए। अब हम लोग देखेंगे एन फैक्टर फॉर बेस के लिए, क्षार के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर आगे है एन फैक्टर फॉर बेस के लिए, एन फैक्टर फॉर बेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर होता है दिए गए बेस क्षार में, तो इसमें एन फैक्टर फॉर बेस के लिए होता है दिए गए बेस में हाइड्रोजन आयन की संख्या। इसमें हो जाएगा दिए गए बेस में क्षार में, दिए गए बेस में अर्थात क्षार में हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या। उसमें था एसिड में था यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन की संख्या, और इसमें देखना है हाइड्रा ऑक्साइड अर्थात OH माइनस आयन की कितनी संख्या है। OH माइनस आयन की जितनी संख्या होगा वही हमारे लिए एन फैक्टर होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं NaOH, तो NaOH को लेंगे तो इसमें कैसा होता है, N
प्लस ओ एच माइनस आयन होगा। तो इसमें ओ एच की कितनी संख्या है, ओ एच की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन फैक्टर इसके लिए हो गया हमारा 1 हो गया, एन फैक्टर इसके लिए 1 हो गया। तो इसी तरह का यानी जितना भी होगा क्षार में बेस के लिए, यानी जितना ओ एच हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जितनी होगी वही हमारे लिए एन फैक्टर होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग साल्ट में, एन फैक्टर फॉर साल्ट के लिए, एन फैक्टर फॉर साल्ट के लिए। तो एन फैक्टर फॉर साल्ट के लिए देखेंगे तो इसमें होता है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस भी और माइनस भी चार्ज के लिए। तो इसमें हो जाएगा टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस वी चार्ज। जैसे यहाँ पर देखना है, यानी कि एन फैक्टर तो एक, यानी कि इसमें प्लस और माइनस को नहीं लेना है, बस अर्थात यहाँ पर हम लोग फैक्टर के लिए देखेंगे तो फैक्टर एक क्या होता है, एक संख्या होता है। तो सिर्फ यानी कि उसके टोटल मैग्नीट्यूड यानी प्लस को लेना है या तो टोटल माइनस वालों को लेना है, मगर यहाँ पर टोटल देखना है कि उसके ऊपर कितना टोटल मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, प्लस चार्ज वाले को लेना है या माइनस चार्ज वाले को लेना है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक साल्ट के लेते हैं Na2CO3। तो Na2CO3 तो हम लोग जानते हैं CO3 के ऊपर कितना होता है, -2 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड के लिए। तो यहाँ पर कितना होता है, इसके लिए -2 होता है। और जो सोडियम है, सोडियम के ऊपर कितना होता है, +1 होता है, मगर यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो इसके लिए कितना होगा, +2 होगा। तो या तो हमको प्लस वाले को लेना है या तो माइनस वाले को लेना है, दोनों को नहीं लेना है। तो या तो +2 लेंगे या तो -2 लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे लिए 2 हो गया। या तो प्लस में लेंगे यानी प्लस टोटल प्लस वालों को लेंगे या टोटल माइनस वालों को लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग NaCl को भी लेंगे तो इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो इसके लिए एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे लिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। या तो प्लस वालों को लेंगे या तो माइनस वालों को लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग एक और ले लेते हैं Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 है। तो यहाँ पर एन फैक्टर निकालेंगे तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है, हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का +3 होता है, +3 होता है। मगर 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। SO4 का जानते हैं, SO4 का 2- होता है, मगर ये 3 है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसके लिए -6 हो जाएगा। तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो इसके एन फैक्टर के लिए कितना हो जाएगा, या तो +6 लेंगे या तो -6 लेंगे। तो यहाँ पर एन फैक्टर इसका कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा किस चीज़ के लिए, ये हमारा हो गया साल्ट के लिए। कौन चीज़, साल्ट अगर सोल्यूट हो तब, ये सोल्यूट अगर साल्ट हो तब उसके लिए मैग्नीट्यूड यानी एन फैक्टर निकालेंगे तो इसके लिए ये +6 हो गया। तो ये हो गया साल्ट के लिए। अब आगे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन एजेंट में कैसे एन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट में कैसे हम लोग एन फैक्टर को निकालेंगे। एजेंट में तो इसमें होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्सिंग एजेंट में एन फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इसमें कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की संख्या।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, एन फैक्टर कहेंगे। किस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिडॉक्सिंग एजेंट में। तब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक KMnO4 को लेते हैं, KMnO4 को लेते हैं। तो KMnO4 को लेंगे तो यहाँ पे H+ में जब इसको करेंगे तो ये कितना देता है, Mn2+ देता है। कौन चीज़ में? H+ है तो ये एसिड में होगा, तो ये एसिड में है, तो ये एसिड से जब करेंगे तो इसका Mn2+ देगा। तब इसमें देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर Mn जो है, यहाँ पे ये सब जो नहीं निकलेगा, यहाँ पर Mn जो है, Mn का ही कौन चीज़ रिडक्शन होता है, यहाँ पे Mn का ही ऑक्सीडेशन करता है, यानी KMnO फिर एक क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी माना गया है। तो यहाँ पर MnO4 का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर इसको देखना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 2- होता है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 4 ऑक्सीजन है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और के का तो हम लोग जानबे करते हैं, के का कितना होता है, +1 होता है। तो +1 होता है, तो यहाँ पर इसके लिए हो गया +1। तो यहाँ पर जब इसको निकालेंगे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका +7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। और होल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +7 +1 और ये -8 दोनों कितना हो जाएगा, होल के लिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2+। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हुआ है, यानी यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2 है। तो दोनों में देखेंगे तो कितना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर यहाँ पर हो गया हमारा 5 हो गया। यहाँ एन फैक्टर यहाँ पर 5 हो गया। अगर ये एसिड में, अगर यही बेस में अगर हो तब वो किस तरीके का होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। इसी के लिए KMnO4, तब यहाँ पर अगर बेस के लिए हो, OH- के लिए, तब यहाँ पर ये करता है, बेस से अगर करेंगे तो ये हो जाता है K2MnO4 में आता है, K2MnO4 में आता है। तो K2MnO4 में आता है, अर्थात MnO2- के लिए आता है। अर्थात ये जो होता है ये कैसे रहता है, MnO4 ये होता है, MnO2- होता है जो K2 से रिलेटिव होता है। अब यहाँ पर KMnO4, तो इसमें तो हम लोग देख लिए हैं Mn का कितना है, +7 है Mn का। अब यहाँ पर देखना है Mn का कितना होगा। तब यहाँ पर Mn का कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर K 2 को बढ़ गया, यहाँ पर ये वही है, तो इसका कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसका +2 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। तो इसमें से इसको हम लोग घटा देते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर +7 था और यहाँ पर +6 था, तो +7 था और +6 था। तो अगर यहाँ पर बेसिक की स्थिति से देखें, बेसिक की स्थिति से OH के द्वारा देखें, तो यहाँ पर हमारा एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इसके लिए हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कितना हुआ है, इसमें 1 होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 1 होगा। तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारे लिए कितना हो गया, 1 हो गया। यही अगर न्यूट्रल की स्थिति में देखें, इसको न्यूट्रल की स्थिति में KMnO4 को अगर न्यूट्रल की स्थिति में देखें, न्यूट्रल में, तो ये कैसे आता है, ये न्यूट्रल की स्थिति में जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये MnO2 आता है, MnO2 आएगा। तो MnO2 आएगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर इसके लिए कितना होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर +4 हो जाएगा। क्योंकि O का 2 होता है, -2 होता है, इसको करेंगे -2 होता है, उधर जाके ये -4 होता है, उधर जाके -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग जान रहे हैं +7 है इसमें, और ये यहाँ पर है +4 होगा Mn पे। तो इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ये दोनों में कितना होगा, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र
3 है, अर्थात 3 गो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर n फैक्टर हमारा कितना हो गया, n फैक्टर हमारे लिए कितना हो गया, n फैक्टर इसमें 3 हो जाएगा। तो जितना यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र होगा वही हमारे लिए n फैक्टर कहलाएगा। तो ये n फैक्टर निकालने के लिए ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केमिकल रिएक्शन कैसा है, उसके अनुसार से n फैक्टर निकालते हैं। एसिड में हो रहा है, बेस में हो रहा है, न्यूट्रल में हो रहा है या कैसे हो रहा है, ये यानी कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिडक्सिंग एजेंट हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से हम लोग निकाल सकते हैं उसमें n फैक्टर कितना है। अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे नॉर्मलिटी के लिए हम लोग लिखे हुए थे n इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मलिटी के लिए लिखे हुए सूत्र लिखे हुए थे n इक्वल टू W इंटू n फैक्टर बाई m नॉट इंटू वी ए। तो यहाँ पर n फैक्टर अब हम लोग समझ गए कि कैसे n फैक्टर को निकालना है। मगर हम लोग पीछे भी मोलारिटी में पढ़े हुए हैं, m इक्वल टू कितना होता है, W बाई m नॉट इंटू वी एल इतना होता है। तो ये जो है इतना के जगह पे हम तो m भी लिख सकते हैं, मोलारिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m इंटू n फैक्टर हो गया। तो अगर नॉर्मलिटी निकालना हो तो नॉर्मलिटी के लिए क्या हो जाएगा, m मोलारिटी इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर यानी कि रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह रिएक्शन कैसा है। तो n इक्वल टू n फैक्टर यानी m इक्वल टू n फैक्टर कर देंगे तो हमारा नॉर्मलिटी निकल जाएगा। इसके अनुसार से अगर n के लिए हम लोग शुरू में नॉर्मलिटी के लिए लिखे हुए थे इक्विवेलेंट बाई VL यानी वॉल्यूम लीटर में, इक्वल टू मोलालिटी के लिए भी होता है n हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या बाई VL वॉल्यूम लीटर में, इक्वल इंटू यहाँ पे है n फैक्टर। तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा। इसके लिए निकालेंगे तो VL से VL कट जाएगा, V से भी कट गया, और यहाँ पे बस ये हमारा इक्विवेलेंट इक्वल टू n इंटू यहाँ पर हो गया n फैक्टर। यहाँ पर n हमारा क्या होगा, मोल्स होगा, यहाँ पर n मोल्स होगा। तो इसके लिए ये भी सूत्र निकल गया। अगर इक्विवेलेंट नंबर निकालना है यानी समतुल्य की संख्या निकालना है तो n मोल्स इंटू n फैक्टर कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट नंबर निकल जाएगा। तो ये सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका बहुत ही काम आएगा। तो ये हमारा n फैक्टर खत्म हो गया। अब आगे जो है टेम्परेचर डिपेंड का एक और बचा हुआ है ppm, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं ppm के लिए। तो ppm के लिए बतलाए हुए थे कि टेम्परेचर डिपेंड में ppm 2 प्रकार के होते हैं। टेम्परेचर डिपेंड में ppm कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे ppm के लिए देखते हैं ppm पार्ट पर मिलियन के लिए। तो ppm एक होता है वेट बाई वॉल्यूम और एक होता है ppm वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, यानी एटन बाई एटन। तो ये ppm है पार्ट पर मिलियन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सिंपल सी है। जैसे हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखते थे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए लिखते थे वी लेयर का भार। यहाँ पर क्या होता था, ये वी लेयर का भार है, वी लेयर का तो सॉल्यूट का भार। वी लेयर का भार कौन चीज़ में रहता था, इन ग्राम में बाई, ये होता था विलियन का आयतन, ये होता था विलियन का आयतन, ये हो गया विलियन का आयतन। कौन चीज़ में, ml में। और यहाँ पर क्या करते थे, परसेंटेज रहता था यहाँ पे इंटू 100 करते थे, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते थे। मगर यहाँ पर है
पार्ट पर मिलियन, और ये था परसेंटेज। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर था पर मिलियन और यहाँ पर है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए 6 होता है, पर यहाँ पर हम लोग को पर मिलियन के लिए कर देना है। तो यहाँ पर अब हम लोग निकाल लेते हैं ppm वेट बाई वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर सेम वही होगा, विलिया का भार ग्राम में बाई विलियन का आयतन ml में। अब पर मिलियन के लिए तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो ये आसान है, हो गया। ये ppm किस चीज़ के लिए हो गया, वेट बाई वॉल्यूम के लिए होगा। फिर इसी तरह से निकाल लेना है ppm वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के लिए निकाल लेना है, ppm वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के लिए निकाल लेना है। तब यहाँ पर निकाल लेते हैं पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के लिए। तो पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए होगा, ये हो जाएगा विलिया का आयतन। ये हो गया, सब कोई जान रहे हैं, ये हो जाएगा विलिया का आयतन। कौन चीज़ में हो जाएगा, ml में हो जाएगा, ml में हो गया बाई यहाँ पर। अब ये हो गया विलियन का आयतन, कौन चीज़ में, ml में हो गया। पार्ट पर मिलियन के लिए 10⁻6 हो गया, पार्ट पर मिलियन के लिए 10⁻6 हो गया। तो ये हो गया ppm के लिए। अब यहाँ पर एक और बात जान लेंगे कि यहाँ पर ppm का उपयोग कहाँ होता है, ppm का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो ppm का यूज़ हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर सॉलिड जो होता है, विलिया जो होता है, वहाँ पर उसकी मात्रा बहुत ही कम होता है, वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग मान लिया घर में खीर बनता है, तो खीर बनता है तो उसमें इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, तो उसकी मात्रा क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उस तरीका का जो सोल्यूट होता है, तो उस सोल्यूट को हम लोग कौन चीज़ में मापते हैं, पार्ट पर मिलियन में मापते हैं। जहाँ पर विलिया का जो आयतन होता है, जहाँ विलिया का भार होता है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, विलिया की मात्रा अर्थात बहुत ही कम होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ही कम होती है विलिया की मात्रा, तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, ppm का यूज करते हैं, अर्थात पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। तो ये हो गया आज के लिए। अब यहाँ पे यानी जितने भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन था, सांद्रण था, वो ख़त्म हो गया। अब आगे जो है, आगे चलेगा कंसंट्रेशन के लिए, यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हमारा इम्पोर्टेंट है, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया और मोलालिटी, ये जो दोनों हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अब आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बशर्ते पीछे वाला आप लोग याद रखिएगा।